नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनाव में जीत की उम्मीद कर किसी ने लक्ष्य सारे सीटों का तय किया है तो किसी का लक्ष्य विरोधियों का सुपड़ा साफ करने का है। लक्ष्य की प्राप्ति तक विचारधारा, नैतिकता का चश्मा उतार जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में सभी लग जाते हैं। कैडर के कंधे पर पूरे साल पार्टी का झंडा ढोने का बोझ तो रहता है, पर जब इसका इनाम मिलने का समय आता है तो फूल किसी और पर बरसने लगते हैं, हाथ किसी और का बीच में आ जाता है और तीर निशाने से चूकने लगता है तो रोशनी किसी और के दलान पर दिखती है। अब ऐसे में सवाल तो पूछेंगे, सबका खुला है घर, आखिर किस बात का डर? देखिए क्या चल रहा। पप्पू यादव कांग्रेस के साथ, पूर्व सांसद ने थामा हाथ। राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए आज जन अधिकार पार्टी जो एक मजबूत पार्टी बिहार में कही जाती रही है, संघर्ष में सबसे ऊपर, सेवा में सबसे ऊपर। भले ही मेरी सत्ता में भागीदारी नहीं थी, लेकिन मेरी उपस्थिति देश में मजबूती के साथ थी। लवली को अब जेडीयू में आनंद। बहुत ही बढ़िया लग रहा था कि भारे के घर में भटक रहे हैं, अभी अपना घर में सुकून लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जेडीयू में सीट नहीं तो फातमी आरजेडी के संग। दरअसल ये जो सरकार गिरी बिहार की, और जिस तरह से गिरी, इसमें हम लोग बहुत आहत थे। कम से कम बातचीत होनी चाहिए थी और कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो इन्हीं सब कारणों से मैंने छोड़ दिया। सीता को पसंद बीजेपी का स्वर। तो हमारी मकसद जो है झारखंड को बचाने का, झारखंड को झुकाएंगे नहीं, झारखंड को बचाएंगे। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सबके लिए खुला घर, आखिर किस बात का डर? तो क्या दूसरों के भरोसे पार्टियां अपना लक्ष्य निर्धारित कर रही थी, क्योंकि चुनाव आते ही इधर से उधर और उधर से इधर आने वालों के लिए दरवाजे खुले रखे गए हैं। आखिर किस बात का डर है कि सबका घर खुला है? सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिशिर कौंडिल्य जी हैं, राजद की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहले तो शिशिर जी, आपसे ही सवाल कि क्या आयातीत कैंडिडेट्स के भरोसे चुनाव में जाने की आपने लक्ष्य तय किया था? देखिए दीपक जी, कोई आयातित नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जहां इशारा आप कर रहे हैं तो उनकी पत्नी यानी पप्पू यादव जी की पत्नी रंजिता रंजन जी काफ़ी पहले से हमारे यहाँ काम करती रही हैं और लगातार काम कर रही हैं। अभी राज्यसभा की सांसद भी वो हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से उनका एक पॉलिटिकल व्यक्तित्व रहा है, आपने देखा होगा कि चाहे किसी भी तरह की आपदा आई हो बिहार में, एटलीस्ट आप समझ लीजिए कि जब जैसे पटना डूब रहा था, पटना वैनिश बना हुआ था जी, और उस दौरान पप्पू यादव जी का रोल आप देखिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने उस प्रकार का जो है वो उस प्रकार की भूमिका नहीं निभाई। इवन यहाँ तक कि जो लोकल एमएलएज थे वो भी अपने घर में डूब के रहे। तब आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम थे सुशील कुमार मोदी जी। मीडिया में ये खबर आई कि पूरे परिवार के साथ वो कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। तो लेकिन पप्पू यादव क्या कर रहे थे? वहां लोगों को राहत सामग्री जो है वो बांट रहे थे, लोगों को राहत पहुंचा रहे थे। चाहे वो कोरोना काल का मसला हो, चाहे वो व्यक्तिगत आपदा का भी विषय हो, कि कहीं कोई घटना हो जाती है, कहीं कुछ किसी प्रकार का हादसा हो जाता है, तो पप्पू यादव जी का ये व्यक्तित्व रहा है। ये इस स्टेट के पहले व्यक्ति हैं जिनका वो व्यक्तित्व रहा है कि वो सबसे पहले
वहां पहुंचते हैं, वहां हर संभव मदद करते हैं, उसका प्रयास करते हैं और कमोबेश स्थितियों को वो समझते हैं। वहां पे सांत्वना के लिए सबसे पहले वो पहुंचते हैं या वहां पे अपना जो भी उनकी योजना होती है उसी हिसाब से वो काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के उनका बैकग्राउंड भी जो है वो हमेशा वो सेकुलर ताकतों के साथ रहे हैं जी। पप्पू यादव जी कोई अलग से नहीं है। और अगर पप्पू यादव जी का जिस प्रकार से संगठन इस पूरे बिहार में था, और जन अधिकार पार्टी का नाम आपने सुना होगा कि जन अधिकार पार्टी एक बड़ी अच्छी कह लीजिए कि बड़े अच्छे कार्यकर्ताओं वाली पार्टी, जो हर संभव उसके कार्यकर्ता जो है वो लोगों की मदद पहुंचाने में लगे रहते थे, वो और उस पूरी पार्टी का विलय पप्पू यादव जी चूंकि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो स्वाभाविक रूप से आज कांग्रेस पार्टी में किया है। और हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता पप्पू यादव जी का स्वागत करते हैं और उनके इस निर्णय का भी स्वागत करते हैं। चलिए, तो इसलिए क्योंकि वो जनता के बीच थे, उन्हें आपने स्वीकार किया। आपने जो तर्क दिया है कि उनकी पत्नी पार्टी में लंबे समय से थी, तो वो पहले क्यों नहीं जुड़े, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस की, इसका जवाब हम बाद में लेंगे। पहले अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, राजद तो अपने बलबूते एनडीए खेमे का सुपड़ा साफ करने का दावा कर रही थी, लेकिन ये अपने बलबूते होते होते एनडीए खेमे से आने वाले लोगों के लिए दरवाजा खुला कब से रखने लगे? देखिए, जो भी व्यक्ति हो, जो सवाल है देश के अंदर, आप देख रहे हैं देश के अंदर महंगाई का, बेरोजगारी का, गरीबी का, भूखमरी का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो बैठी सरकार है, संविधान को तहस नहस करने पर तुले हुए, लोकतंत्र आज खतरे में है, चरम पर बेरोजगारी है, जन सरोकार के सवालों से कोई मतलब नहीं इस सरकार को। तो इस स्थिति में जो भी लोग देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जन सरोकार के सवालों पर एकजुट हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं, तो उसका स्वागत है। और जन सरोकार के साथ आ रहे हैं, जनता के मुद्दों के साथ आ रहे हैं, तो यही तो लड़ाई है। जनता बनाम नरेंद्र मोदी जी के बीच आज लड़ाई है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं 10 साल से, अब 10 साल पहले चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव की बात आप कर लें, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी लोक लुभावने वादे के साथ आई और जनता को सपना दिखाने का काम किया, और सत्ता में आने के बाद आपने देखा क्या किस तरीके से पलटने का काम किया। चाहे प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे गरीबी कम करने की बात हो, चाहे भूखमरी कम करने की बात हो, चाहे किसानों की आय 2 गुनी करने की बात हो, चाहे उन्होंने कहा था विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, अनेकों वादा उन्होंने करने का काम किया, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। तो फिर जनता में तो भारी आक्रोश है। जनता तो पूछ रही है, देश की जनता और प्रदेश की जनता, आखिर आप जो जिन वादों के साथ आए थे, जिन संकल्पों के साथ आप आए थे सत्ता में, आपने जो हमसे प्रॉमिस किया था, क्या हुआ? अरुण जी, हमारा मूल सवाल क्या हुआ? अब ये एक और सवाल हो रहा है कि अब इन तमाम वादों से वो मुकर गए, ऐसा आपका आरोप है, तो फिर आप दूसरे उन्हीं खेमे से आने वाले लोगों के लिए अपना दरवाजा क्यों खुला रख रहे हैं? वो तो वादा करके मुकरने वाले लोग हैं, आपके साथ आएंगे तो वो थप्पा लेकर आएंगे। बताइए ना, अभी तक आप बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, लेकिन इधर से जाने वालों के लिए वो जो कुछ लोग कल तक करप्शन की बात करते थे, आरोप लगाते थे तरह तरह का, आप देखिए अशोक चौहान जी, आप महाराष्ट्र में आपने देखा, उसे मिलाने का काम किया, दूसरे दिन एमपी बनाने का काम किया। आप बिहार में ही देख लीजिए, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कल तक तरह तरह की बात करते थे, जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक पाठशाला का विद्यार्थी, उसे प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया, यहां तक डिप्टी सीएम बनाने का काम यही किया। तो सवाल हो रहा है ना अरुण जी, कि आपकी पाठशाला में ऐसे होनहार विद्यार्थी आप तैयार करते हैं खून पसीना लगाकर कि उसका उपयोग दूसरी पार्टी अपना पूरा संगठन
चलाने के लिए कर लेती है, लेकिन आप उनका उपयोग नहीं कर पाते, आप फिर आयातित लोगों पर निर्भर रह जाते हैं। फिर कैसी पाठशाला चल रही है? हम लोग आयाती लोगों पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। यहाँ तो इतना आदमी है जीरो से लेकर ऊपर तक, क्यों किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत तो वहां है जो विश्व स्तर की पार्टी अपने आप को कहता है, संगठन की पार्टी। आप देखिए ना, सारे लोग पूरे देश। चलिए, मेरा सवाल आपने ही रख दिया तो जवाब भी ले लेते हैं। अरुण जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ भाजपा की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। अरुण जी यही कह रहे हैं और मेरा भी यही सवाल था कि जो पार्टी कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ता बेस वाली पार्टी है, उसमें भी और लोगों के लिए, वो भी विरोधी खेमे के लोगों के लिए जगह बनाई जा रही है, खासतौर पर चुनाव के समय। देखिए, दल बदलने का जो ये सिलसिला है ये कोई नया नहीं है, ये लंबे समय से चला आ रहा है और संविधान ने इसकी कहीं ना कहीं इजाज़त दी है। हमारे यहाँ कौन लोग आ रहे हैं या उनके यहाँ कौन लोग जा रहे हैं जी, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो कितने संतुष्ट हैं हमारे नेतृत्व से। हमने जिसको, अरुण जी के हिसाब से अगर पाठशाला का नाम दें, तो हमने अपने पाठशाला में जिसको भी तैयार किया वो हमारे यहाँ रहने को तैयार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे आप अनाप शनाप करवाना चाहते हैं। आप लाते जरूर हैं, लेकिन उसको बलिवेदी कहाँ चढ़ जाना पड़ता है? आपके परिवारवाद का। उसके क्वालिटी के हिसाब से, उसकी उपयोगिता के हिसाब से उसके कार्य नहीं तय किए जाते हैं आपके दल में। आपके दल में सिर्फ, मैंने पहले भी कहा, सिर्फ माई बाप नहीं, भाई बहन, मामा चाचा, सारे लोगों की पार्टी है इनकी। मैंने लगातार इस बात की पुष्टि की है। तो आपके यहाँ जो भी स्किल है, जो भी क्वालिटी है, उसको आप नहीं रोक पाते हैं। इसलिए नहीं रोक पाते हैं कि आग, पानी, हवा और दक्षता, इसको कोई रोक नहीं सकता है। वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के आगे बढ़ ही जाता है। तो वैसे ही लोगों को आप रोक नहीं पाए, क्योंकि आपकी बलिवेदी, इसलिए बलिवेदी पे चढ़ गए ये लोग कि आपने परिवारवाद की भेंट चढ़ा दिया। जिनकी जो योग्यता थी वो नहीं मिली। जब एमएलसी बनाना है तो बहन जाएगी, एमएलसी बनना है फिर तो फिर माताजी जाएंगी, चुनाव लड़ना है तो भाई लड़ेंगे, स्वयं लड़ेंगे। तो सारा का सारा सिस्टम जो है परिवार के अंदर अटका हुआ है। कुछ बाहर जा भी रहा है तो वहाँ योग्यता नहीं देखी जा रही है, वहाँ चाटुकारिता देखी जा रही है। अब रही बात भाजपा के अंदर जो लोग आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे जो भी व्यक्ति किसी दल में जाता है या किसी दल से निकलता है तो उसकी शिकायत होती है, आता है तो उसका स्वागत होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चुनाव के समय नहीं, आए दिन इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसको मैं बहुत बड़ी घटना नहीं मानता हूँ। लेकिन आज जो घटना कांग्रेस के अंदर हुई, कांग्रेस के अंदर पप्पू यादव जी का एंट्री हुआ, और पप्पू यादव जी की एंट्री हुई और बिहार प्रदेश के मुखिया को पता नहीं है। वो बयान दे रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है कि पप्पू यादव जी ज्वाइन किए हैं तो स्वागत है। तो देखिए, हमारे यहाँ कम से कम हमारे अध्यक्ष को पता होता है कि किनका आगमन हो रहा है, किनकी विदाई हो रही है। इनके यहाँ महागठबंधन की बात करें तो इनके यहाँ इनके प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं है। बिहार के कद्दावर नेता की एंट्री हो रही है कांग्रेस में, केंद्र में हो रही है, और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को इसकी सूचना नहीं है। तो ये सब चीज़ इन लोगों को सिर्फ ढोल पीटना आता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एक्चुअली अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। अंदर में सारी चीज़ें इन लोगों की परेशानी से भरी हुई हैं। अभी तक इन लोगों ने नेतृत्व तय नहीं किया है। अब आप कहते हैं कि हम इंडी गठबंधन है। काहे का इंडी गठबंधन है साहब? कौन सा गठबंधन शुरू किया नीतीश कुमार जी ने? वो चले आए एनडीए में। शुरुआत में ममता जी थी, वो अलग डफली बजा रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी अलग सुर हैं उनके। तो काहे का गठबंधन भैया? और यही पप्पू यादव जी जिनको आज शामिल कराया आपने कांग्रेस वालों ने, इनकी महत्ता क्या नहीं थी? आज से 2-3 महीने 4 महीने पहले जब आपका गठबंधन बना था, उस समय इनकी महत्ता नहीं थी? उस समय तो बहुत प्रयास किए थे पप्पू यादव ने कि हमको उस पार्टी में, उस गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन वहां नहीं बनाया गया। आज कौन सी मजबूरी आन पड़ी? आज कौन सी आपदा आन पड़ी जो बिना पप्पू राजीव जी, उनकी क्या मजबूरी रही है उनसे जान लेंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर भाजपा की भी ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि जो दरवाजे बंद कर दिए गए थे वो भी खोलने पड़ गए? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, राजनीति में समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं, सिचुएशंस चेंज होते रहते हैं। उस परिस्थिति के हिसाब से निर्णय, कठिन और कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं।
ये जो गठबंधन की अगर आपकी और आपका अगर इशारा एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जी की पुनः वापसी की ओर है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये स्वाभाविक गठबंधन था, जनता का चुना हुआ गठबंधन था। और नीतीश कुमार जी पहले भी अनकंफर्टेबल रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के साथ, कांग्रेस के साथ, और फिर वो अनकंफर्टेबल थे। चलिए, अनकंफर्टेबल थे इसलिए वापस आ गए, तो ये भी तो उसी तर्क से कहा जा सकता है ना कि अनकंफर्टेबल आपकी तरफ भी फील कर रहे थे इसलिए उधर चले गए। आखिर जो दरवाजे खुले हैं और उन दरवाजों से जो अतिथि अलग अलग दलों में शामिल हो रहे हैं, क्या उन अतिथियों को पार्टी नेतृत्व तो स्वीकार कर रहा है लेकिन कार्यकर्ता उनसे वो जुड़ाव महसूस कर पाएंगे या फिर नेता कार्यकर्ताओं को कन्विंस कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब लेते हैं अरुण जी से शुरू करते हैं। अरुण जी, क्या कार्यकर्ताओं को समझा पाएंगे? आप हमारे सामने तो तर्क दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? ये तो हमारी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ तो कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। हाँ, वहां ना एनडीए की बात करिए ना, जिस तरीके से बाहर से लोग जा रहे हैं, कल तक जिनको करप्ट कहते थे वहां जाके दूध के धुले हो जाते हैं। अभी हमारे साथी बोल रहे थे परिवारवाद पे, लेकिन एनडीए का परिवारवाद नहीं दिखता। रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान जी वो कहते हैं कि वो तो विरासत तो संभालेंगे ही। चिराग जी रामविलास जी के पुत्र हैं, वो परिवारवाद नहीं है। मांझी जी, उनके पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष और मिनिस्टर हैं, तो वो परिवारवाद उनको नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ खास करके भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा के अंदर अगर देखेंगे तो 25% सांसद पारिवारिक राजनीतिक घराने से हैं, जिनके बाप दादा एमपी एमएलए रहे हैं, उनके दूसरी तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। यही देखिए रविशंकर जी, सम्राट जी, जायसवाल जी, नितिन नवीन जी, ऋतुराज सिन्हा जी, विवेक ठाकुर जी, अश्वनी चौबे के लड़के, तो यहाँ 2-3 दर्जन से अधिक हैं। लेकिन ये परिवारवाद इनको दिखता नहीं है। लेकिन वही जो अपनी क्षमता के बल पे स्थापित हो रहे हैं, जनता स्वीकार कर रही है तेजस्वी यादव जी को, तो बहुत पेट में दर्द होता है। तो इन लोगों का जो ये दोगली अरुण जी, मेरा सवाल ये था, उसका जवाब नहीं मिला कि आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे कन्विंस करेंगे? क्या कार्यकर्ता सिर्फ इस बात पर मान जाएंगे कि पार्टी के नेतृत्व ने इस व्यक्ति को स्वीकार कर लिया है तो हम भी स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा होगा? आप दीपक जी, आप जो सवाल कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे दीजिए ना। चुनावी मौसम में किसको हमने स्वीकार कर लिया? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है, आ रहे हैं और पद दे रहे हैं, 1 नंबर की चेयर कर रहे हैं, वहां तो आदमी की किल्लत है, आदमी मिल नहीं रहा है। अली अशरफ फातमी, अभी 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं हुआ है। अब बताइए तो, जेडीयू ने कह दिया वो बहुत अच्छे सौदेबाज हैं, इसलिए अच्छा सौदा करके चले गए। आप चले गए, कहाँ गए ये तो बताइए, कहाँ चले आए? आप बता दीजिए राष्ट्रीय जनता दल में कौन कौन आ गया भाई? अब देखिए ना पूरे देश में किस तरीके से प्रलोभन की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए। चलिए जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, प्रलोभन की राजनीति कर रहे हैं लोग, आ तो रहे हैं, दरवाजा तो खोला है, लेकिन उस घर में पहले से ही जो करोड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो उन आगंतुकों को कैसे स्वीकार करें? देखिए, पहला मैं आपकी बातों का जवाब दूं, इसके पहले अरुण जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने भाजपा पे लगातार आरोप लगाया है कि भाजपा परिवारवाद की पार्टी है। कैसे? आपने जिनका भी नाम लिया, उनका विभिन्न भाजपा के अंदर विभिन्न मंच मोर्चों में कार्य का अनुभव है। लंबे समय तक उन्होंने कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया है। लंबे समय तक उन्होंने, आप अरुण जी, मैं आपकी बातों को सुन रहा था, आप सुनना भी सीखें। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को सुनना भी सीखना होगा। मैं ये कहता हूं, उन सारे लोगों के अपने राजनीतिक अनुभव हैं, और आपके युवराज का सिवाय विरासत के, सिवाय लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र होने के, क्या राजनीतिक अस्तित्व था आपके युवराज का? और आप बात करते हैं कि भाजपा परिवारवाद, अरे आपका पूरा परिवार, पूरा कौन सा ऐसा दल है, हमको एक बता दीजिए ना, कौन सा ऐसा दल है जिसमें भाई भी, भतीजा भी, चाचा भी, पिताजी भी, माताजी भी, चचेरा भाई भी, मामा भी, सबका सब
और कोई नहीं है आपके यहाँ? कोई यादव, भारतीय कोई जनता गरीब पार्टी, अति पिछड़ा का बेटा नहीं, नहीं है आपके यहाँ अब राष्ट्रीय वो तो अध्यक्ष भारतीय बनने जनता लायक? पार्टी, कोई वो क्यों भारतीय नहीं? जनता आज पार्टी इस तरह आज की राष्ट्रीय राजीव जी, जनता दल के स्थापना अरे के बाद, राजीव जी, आज राष्ट्रीय जनता दल की राजीव जी, आप स्थापना मेरे को- सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आगंतुकों को आपकी घर में जो करोड़ों मैं कार्यकर्ता वहीं आ पहले रहा हूं से सर, कैसे मैं वहीं आ रहा स्वीकार हूं, है? मैं हाँ। वहीं आ रहा हूं सर। राष्ट्रीय जनता दल के आज स्थापना के 25 से अधिक वर्ष हो गए हैं। क्या किसी दूसरे में ये सवाल का मादा नहीं जवाब था, ये दीजिए कुवत ना। नहीं थी, ये लोग वैसे योग्यता मुद्दे नहीं की थी कि बात उसका नहीं राष्ट्रीय करेंगे। अध्यक्ष बन सुनिए, सके? और ये आप सर लोग जो कह रहे मुद्दे हैं, की दीपक बात जी आप नहीं कह रहे हैं कि करेंगे, लोग हमारे यहाँ आ सवालों रहे हैं, का तो जवाब आने वाले नहीं का हम देंगे। स्वागत कर रहे हैं। हमने सब दिन कहा है, हमेशा कहा है कि हम सबका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, दूसरे दल भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आज जो होड़ लगी है भाजपा के साथ जुड़ने की, होड़ क्यों लगी है? ये इसलिए लगी है कि देश और दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। भारत के लोग भारत से बाहर भी प्रतिष्ठा महसूस कर रहे हैं। ये पुरानी बात चली गई जब शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी बिहार के लोगों को और भारत के लोगों को। आज देखिए, आज भारत G20 का आज नेतृत्व कर रहा है भारत। आप कहां हैं? किस फिराक में आप करें? भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए समाज और जनता, खास करके हम तो नेतृत्व की क्षमता पे भरोसा है हमारा, हम तो नेतृत्व की बात करते हैं। और आपका तो आज तक नेतृत्व भी नहीं तय हो पाया है, चलिए, आपका तो गठबंधन का मुखिया शिशिर जी नहीं की भी तय एक हो पाया प्रतिक्रिया है। ले लेते हैं। शिशिर जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए दीपक जी, मैं पूर्व में ही आपसे कह रहा था, लेकिन अब चूंकि बातें दूसरी तरफ आ गई, लेकिन फिर भी जो सवाल वही विषय है, है, कार्यकर्ताओं जो को विषय कैसे है, समझा बिल्कुल पाएंगे? जी। बिल्कुल बिल्कुल जो विषय है उस विषय पे मैं बात रखना चाहता हूं। बेसिकली क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र ये हमेशा से ही सस्पिशियस रहा है। और बेसिकली क्या है कि जैसे एक कहते हैं ना कि आप करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो ये भाजपा का क्या है कि भाजपा एगोनी अंट की भूमिका में हमेशा रहती है। जैसे आप देखिए ना, मैं आपको अभी बहुत दिनों का नहीं है, कुछ ही दिनों पहले अमित शाह जी आए नवादा में। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े लीडर हैं और उन्होंने नवादा में कहा क्या कि नीतीश कुमार जी, मैं बिहार की जनता को यह बता देना चाहता हूं कि आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सदा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन लगता है दरवाजे में घुंडी लगाना भूल गए अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी की एंट्री हो गई। नीतीश कुमार जी का कैरेक्टर देखिए कि नीतीश कुमार जी ने कहा मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इनकी गोद में नहीं जाएंगे, इनके साथ कभी नहीं जाएंगे, खत्म, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या हुआ? नीतीश कुमार जी जाकर के उनकी गोद में खेलने लगे। जाने की बात तो बहुत दूर की है। तीसरी बात ये कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद 303 हैं, गठबंधन में 353 के आसपास हैं, लेकिन सांसदों की संख्या लोकसभा में 303 है इनकी पार्टी की। उसमें 193 सांसद आयातित हैं इनके। और मुझे तो ताज्जुब इस बात को लेकर के होता है दीपक जी कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में जगदंबिका पाल को देखता हूं, वो जगदंबिका पाल जिन्होंने राम प्रकाश गुप्त को, आपको उत्तर प्रदेश का याद होगा वो संस्मरण, राम प्रकाश गुप्त को कुर्सी से नीचे उतार दिया उन्होंने, सीएम की कुर्सी से, और खुद जो है वो बैठ गए सीएम की कुर्सी पर। और वो जगदंबिका पाल आज जो है भारतीय जनता पार्टी का पट्टा ओढ़ करके और लोकसभा में भाषणबाजी करते हैं। तो बड़ी शर्मनाक बात जो है वो राजनीतिक, ऐसे में राजीव जी का एक सवाल यहाँ मौजूद बनता है, उसका भी जवाब दे दें आप कि वो कहते हैं कि प्रतिभा को उचित सम्मान, उचित स्थान नहीं मिलता, इसलिए वो छोड़कर हमारे साथ आ जाते हैं। बेसिकली इनके यहां प्रतिभा है ही नहीं, सम्मान ये क्या देंगे? इनके यहां जो है इनका पूरा, आपको देखिए प्रतिभा कितनी है, तो मैं आपको बता देता हूं। इनका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परसों का आप दैनिक जागरण अखबार पढ़ लीजिएगा। दत्तात्रेय होसबले सर कार्यवाह हैं और मैं आपको बताऊं कि सर कार्यवाह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होता है वही सांगठनिक प्रमुख होता है और सरसंघ चालक जो है वो राष्ट्रपति की भूमिका में होते हैं। अब बताइए, दत्तात्रेय होसबले जैसा व्यक्ति और बता रहा है, उनके बयान आए अखबार में कि भाई ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड तो बहुत पहले से चला आ रहा है,
अब बताइए, उस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की शुरुआत 2017 में हुई है और अरुण जेटली तब वित्त मंत्री थे और नरेंद्र मोदी क्या पता है क्या नहीं पता है, इसके मैं जो कहना चाहता हूं, इनके इनके यहाँ प्रतिभा नाम की चीज ही नहीं है, प्रतिभा से इनका घोर विरोध है। तो ये क्या प्रतिभा का सम्मान करना जानेंगे? ये तो केवल बस कहने की बात है कि प्रतिभा का सम्मान कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, जहां पे सम्मान, क्या आप सम्मान देखिए ना, दिया, बड़ा अच्छा प्रतिभा का सम्मान दिया। ये बातें नहीं, पशुपति पारस जी को कितना बढ़िया सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए, उनकी प्रतिभा को आप पहचान कर सम्मान दे रहे हैं, वो उदाहरण है इसका। आज वो कहीं, चलिए आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल हमारा समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी, अरुण कुमार जी, शिशिर कौंडिल्य जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जब बात सामने होकर करने की होती है तो बातें होती है विचारधारा और नैतिकता की, लेकिन राजनीति है, यहाँ विचारधारा और नैतिकता दोयम दर्जे की तब हो जाती है जब बात चुनाव की होती है और चुनाव में साम दाम दंड भेद का उपयोग करके जीत एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। लेकिन क्या पार्टी के कार्यकर्ता भी यही समझते हैं और वो राष्ट्रीय नेतृत्व या दल के नेतृत्व के फैसले से कितना सहमत होते हैं, ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल आज के सवाल में इतना ही। कल एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।